नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर भाषा के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में कमाल का है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आशीष जैन आचार्य, जो शाहगढ़ सागर से हैं, उनकी एक बेहतरीन प्रस्तुति के बारे में। ये है पाई वर्णमाला, या आसान शब्दों में कहें तो प्राकृत वर्णमाला। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताब या कुछ पन्ने नहीं है। ये एक ऐसा पुल है जो हमें सीधे हमारे प्राचीन इतिहास से जोड़ देता है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी ध्वनियां और शब्द आज भी हमारे इर्द गिर्द गूंज रहे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस शब्द को देखिए। एक तरफ है प्राचीन प्राकृत शब्द घरम और दूसरी तरफ हमारी आज की हिंदी का शब्द घर। है ना हैरानी की बात? हम रोज इस घर शब्द का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये ख्याल आता हो कि ये शब्द हजारों सालों से लगभग इसी रूप में लोगों की जुबान पर रहा है। ये छोटी सी समानता हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ पुरानी इमारतों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की भाषा में भी जिंदा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये पाइए वर्णमाला है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे बचपन में हमने क से कबूतर या ए फॉर एप्पल वाली किताबें पढ़ी थी ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसका मकसद आज के सीखने वालों के लिए प्राचीन प्राकृत भाषा के दरवाजे खोलना है। आसान चित्रों और जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके ये प्राइमर एक बहुत ही प्राचीन और गंभीर भाषा को इतनी सरलता से पेश करता है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। चलिए अब अपने पहले दिलचस्प विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शब्द। आपको पता है, कोई भी भाषा रातों रात या हवा में नहीं बनती, वो अपनी संस्कृति से जुड़ी होती है। अब इस वर्णमाला की शुरुआत को ही देख लीजिए। अ अक्षर को सिखाने के लिए अरिहंतो यानी अरिहंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और ज अक्षर के लिए जई यानी यति या साधु को दिखाया गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जैन श्रमण परंपराओं और मठवासी जीवन ने इस भाषा की शुरुआती शब्दावली को कितनी गहराई से आकार दिया था। मतलब वर्णमाला सीखते सीखते इंसान अपनी आध्यात्मिक जड़ों से भी जुड़ जाता है। और गुरुओं के प्रति हमारे सम्मान की झलक भी यहाँ साफ दिखती है। आ से आर्यो यानी आचार्य और ग से गुरु। सबसे कमाल की बात तो यह है कि गुरु शब्द को देखिए। हजारों साल बीत गए, न जाने कितनी पीढ़ियां आईं और गईं, लेकिन गुरु शब्द आज भी हमारी हिंदी में बिल्कुल वैसे का वैसा ही इस्तेमाल होता है। ये वाकई एक ऐसा शब्द है जिसने समय की हर कसौटी को पार कर लिया है। आइए अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर। चलिए देखते हैं कि प्राकृत भाषा में प्रकृति से जुड़े शब्द कैसे थे। ये तो हम सब जानते हैं कि पहले के लोग प्रकृति के कितने करीब थे। अब इन शब्दों को ही देख लीजिए। प्राकृत का कमलम आज सीधा सीधा कमल है, उदयी है या सागरो आज सागर बन गया है, और ईखम को तो आज भी कई जगहों पर ईख कहा जाता है। यह हमें बिल्कुल सीधा दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास के पेड़ पौधों और नदियों सागरों को कैसे देखा और क्या नाम दिया। ये आवाज़ें हमें सीधे उस दौर से जोड़ देती हैं। और प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या समंदर ही तो नहीं है ना, इसमें जीव जंतु भी आते हैं। इस प्राइमर में खगो यानी पक्षी, भमरो यानी भंवरा, हंसो, यहां तक कि सांप का फण भी है। लेकिन रुकिए, सबसे मजेदार चीज क्या है पता है? डंसो यानी मच्छर। सोचिए, बच्चों को अक्षर सिखाने के लिए प्राचीन गुरुओं ने एक परेशान करने वाले मच्छर तक को किताब में शामिल कर लिया था। ये चीज इस भाषा को बहुत ही व्यावहारिक और असली बनाती है। भाषा का ये जो सफर है ना, वो कभी रुकता नहीं है। यहां देखिए, ल से लता। लता का मतलब बेल या क्रीपर। अब आज हिंदी बोलने वाले किसी भी इंसान को क्या इस शब्द का अनुवाद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये शब्द अपनी सादगी में ही इतना पूरा है। एक ऐसा शब्द जो सीधे प्राकृत से निकलकर आज भी हमारी बोलचाल में एकदम फिट बैठता है। अध्यात्म और प्रकृति के बाद आइए अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, दैनिक जीवन और हमारे रोजमर्रा के उपकरण। अब इन पन्नों पर आपको रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों का एक बहुत ही शानदार मिश्रण मिलेगा। संगीत का शौक रखने वालों के लिए यहाँ ढक्का यानी बड़ा ढोल और तबला जैसे वाद्य यंत्र हैं, तो वहीं काम करने के लिए टंको यानी कुल्हाड़ी जैसे औजार भी हैं। ये हमें बताता है कि प्राकृत सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों या साहित्य की भाषा नहीं थी। ये काम करने वाले, संगीत बनाने वाले और जिंदगी जीने वाले आम लोगों की भाषा थी। और घर के सामानों के नाम तो और भी ज्यादा जाने पहचाने लगते हैं। ऊनम हो गया ऊन, पंखम हो गया पंखा, और वसनम का मतलब है वस्त्र। पर यहां सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला शब्द है इणगो। क्यों? क्योंकि इसे समझाने के लिए चश्मे की एक बहुत ही आधुनिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।
ये प्राइमर को आज के समय से जोड़ देता है, जहां एक पुराने शब्द को समझाने के लिए आज की चीज का सहारा लिया गया हो। और आज के समय से जोड़ने का इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? प्राकृत के शब्द यानम यानी वाहन को समझाने के लिए यहाँ एक आधुनिक बस की तस्वीर बनाई गई है। ये प्राचीन और आधुनिक का जो तालमेल है ना, वो सच में कमाल का है। ये तरीका पढ़ाई को उबाऊ नहीं होने देता, बल्कि आज के छात्रों को एक बहुत पुरानी अवधारणा से बड़े ही मजेदार तरीके से जोड़ देता है। चलिए अब अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस भाषा का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इतनी सारी बातें जानने के बाद ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये महज बच्चों की किताब नहीं है। यहाँ ध से धड़म यानी धन सिखाया गया है। जिस तरह से ये प्राइमर पैसों या संपत्ति के लिए धड़म शब्द सिखाता है, ठीक वैसे ही हमें ये समझना चाहिए कि प्राकृत भाषा खुद में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक खजाना है। ये वो संपत्ति है जिसने हमारी आज की सोच, हमारी अभिव्यक्ति और हमारे बातचीत के तरीके को गढ़ा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों, टूटे हुए किलों या म्यूजियम में ही बंद नहीं है, वो हमारी जुबान पर जिंदा है। आज हमने इस प्राकृत वर्णमाला में जिन ध्वनियों को देखा है, वो ये साबित करती हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास हमारी रोज की बातचीत में आज भी सांस ले रहा है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आज सुबह से लेकर अब तक हम सब ने बिना जाने कितने ही प्राचीन शब्द बोल दिए होंगे। जब भी हम घर, कमल, गुरु या पंखा जैसे शब्द बोलते हैं तो हम अनजाने में ही हजारों साल पुरानी एक महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। है ना कमाल की बात? जरा सोचिएगा इस पर। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।